दोस्तों, मेरा नाम है सत्यप्रकाश शर्मा। आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल क्रैक विथ सत्या ऑल इन वन में। तो आप सभी से गुजारिश है कि आप लोग हमारे YouTube चैनल को क्या करें, लाइक और सब्सक्राइब भी करें और शेयर भी करें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा तक हमारे चैनल का किया जाए, पहुँचाया जा सके, ताकि सभी लोगों को अच्छा खासा नॉलेज मिल सके। जो हमारा उद्देश्य है, कम पैसे में यानी कि बिना पैसे का क्या करना, सभी को किसी भी चीज़ का यानी कि इतिहास का, विज्ञान का और अन्य सभी विषयों का भी ज्ञान मुफ्त में सबको पहुंचाना, क्योंकि शिक्षा हमारा क्या है, मौलिक अधिकार है। तो आज जो हम लोग का टॉपिक है, जो हम लोग पढ़ने वाले हैं, वो क्या है, तुगलक वंश। तो आज हम लोग जो है तुगलक वंश में देखेंगे कि तुगलक वंश कैसे आता है, या तुगलक वंश में कौन कौन से शासक आते हैं, और तुगलक वंश जो है कब से कब तक रहता है। तुगलक वंश के बारे में जो बात करेंगे हम लोग, तो ये 1320 से लेकर अगर बात किया जाए तो 1414 तक चला। यानी कि कब से कब तक चला, तो 1320 से लेकर 1414 तक क्या चला, तुगलक वंश चला। अब तुगलक वंश जो है किस वंश के बाद आया, तो खिलजी वंश के बाद जो है कौन वंश आया, तुगलक वंश आता है। अब तुगलक वंश का संस्थापक कौन था, गाजी मलिक। कौन मलिक, गाजी मलिक। ये गाजी मलिक ही आगे चलकर जो है ये अपना नाम को क्या रखता है, गयासुद्दीन तुगलक। क्या रखता है, गयासुद्दीन तुगलक। और इसी तुगलक, ये नाम में दिख रहा है तुगलक, इस तुगलक से इस वंश का नाम क्या पड़ गया, तुगलक वंश। तो अब इस तरह से हम लोगों ने देखा कि तुगलक वंश की स्थापना 1320 ईस्वी में हुई। किसके द्वारा की गई, तो गाजी मलिक के द्वारा की गई। और इस तुगलक वंश में जो गाजी मलिक था वो गयासुद्दीन तुगलक का क्या रखा, अपना नामकरण किया। और इस तरह से अगर देखा जाए तो गयासुद्दीन तुगलक जो है वही गाजी मलिक के नाम से भी जाना जाता है। और तुगलक वंश क्या करता है, स्थापना करता है। कब, 1320 में। इस वंश का नाश करके, तो खिलजी वंश का नाश करके। अब हम लोग देखेंगे कि गयासुद्दीन तुगलक जो था उसने क्या किया, किस प्रकार उसने तुगलक वंश को आगे बढ़ाया। तो सबसे पहले जानेंगे कि गयासुद्दीन तुगलक जो था वो कब से कब तक गद्दी पर रहा। तो 1320 से लेकर अगर बात किया जाए, 1320 से लेकर 1325 तक, यानी कि अगर बात किया जाए तो तकरीबन ये 5 वर्षों तक क्या किया, शासन किया। किसने भाई, तो गयासुद्दीन तुगलक। यानी कि गयासुद्दीन चाचा जो थे वो 1320 से लेकर 1325 तक क्या किए, शासन किए। और इस दौरान बहुत सारा ही काम किए, जिसमें से इनका जो पहला काम था कि ये उस समय पहला ऐसा शासक बने जिन्होंने क्या लेकर आया, डाक व्यवस्था। कौन व्यवस्था, डाक व्यवस्था लेकर के आए। यानी कि अगर पूछा जाए कि पहला वो शासक कौन था जो क्या लेकर के आया, डाक व्यवस्था लेकर के आया, तो वो कौन था भाई, गयासुद्दीन तुगलक। ये एक प्रश्न कंप्लीट हो गया हम लोग का। उसके अलावा हम लोग का एक प्रश्न क्या कंप्लीट हो गया है, तुगलक वंश का स्थापना कब हुआ, किसने किया। पूछा जाता है गाजी मलिक का उपाधि कौन लिया था, तो गयासुद्दीन तुगलक लिया था। तुगलक वंश का नाम कैसे पड़ा, तो गयासुद्दीन तुगलक में जो तुगलक नाम आता है उस तुगलक से तुगलक वंश का नामकरण रखा गया। तुगलक वंश किस वंश के बाद आया, तो खिलजी वंश के बाद आया। और कब से कब तक चला तुगलक वंश, तो 1320 से लेकर कब तक चला, 1414 तक। तो इस तरह हम लोगों ने देखा कि कब से कब तक रहा ये वंश। और गाजी मलिक जो था वही गयासुद्दीन तुगलक जो है क्या जी का संस्थापक था, तो तुगलक वंश का क्या था, संस्थापक था। और उसी ने सबसे पहले डाक व्यवस्था को भी भारत में लाया। अब बात करते हैं हम लोग कि इसने दूसरा काम क्या किया। अगर बात किया जाए दूसरा काम का, तो भारत में जो है अगर देखा जाए तो ये पहला ऐसा शासक बना सल्तनत काल का जिसने दक्षिण भारत में अपना अस्थाई पकड़ किया, नए प्रत्यक्ष रूप से शासन करने का काम शुरू। यानी कि दक्षिण भारत में, कौन भारत में, दक्षिण भारत में प्रत्यक्ष नियंत्रण। कौन नियंत्रण, प्रत्यक्ष, यानी डायरेक्ट कंट्रोल, प्रत्यक्ष नियंत्रण किया। और ये जो गयासुद्दीन तुगलक जी जो है, मैंने बोलने का मतलब जो है कि अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा चलाया गया जो दादन और हुलिया प्रथा था उसको मजबूत किया। यानी कि जो अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा जो नियम कानून बनाया गया था कि सैनिकों को क्या करने का, एक हुलिया देने का, उस प्रथा को काफी कड़ाई से क्या किया, मजबूती से उसको लागू करवाया। उसके अलावा ये दूसरा क्या काम करता है
कि दादन प्रथा यानी कि जो घोड़ों को दागने की प्रथा थी उसको भी काफी तेजी से ये चलवाया। कहा जाता है कि सेना का संख्या काफी ज्यादा बढ़ गया था और ये काफी ज्यादा लड़ाकू किस्म का क्या था, एक राजा यानी कि सुल्तान सिद्ध हुआ। और इसके समय में ही कहा जाता है कि सबसे ज्यादा मंगोलों का आक्रमण भी हुआ, तकरीबन 29 बार। यानी कि मंगोलों का आक्रमण जो है गयासुद्दीन तुगलक के ऊपर कितना बार हुआ, लगभग 29 बार जो है मंगोलों का क्या हुआ, मंगोलों का आक्रमण, जो कि काफी ज्यादा था। तो 29 बार किसका आक्रमण हुआ गयासुद्दीन तुगलक के ऊपर, तो मंगोलों का आक्रमण हुआ। तो ये हम लोगों ने जाना। अब बात करते हैं हम लोग कि ये दक्षिण अभियान के लिए, यानी गयासुद्दीन तुगलक जो था वो दक्षिण भारत के अभियान के लिए, दक्षिण अभियान पर अपने पुत्र को भेजा था। किसको भेजा था अभियान पर, अपने पुत्र। अब उसका पुत्र का नाम क्या था, अपने पुत्र जौना खां, यानी कि जूना खां भी बोलते हैं इसको, जौना खां या जूना खां को भेजा। अब इस तरह से हम लोगों ने देखा क्या चीज कि दक्षिण भारत के अभियान पर किसको भेजा गया, तो गयासुद्दीन तुगलक के द्वारा, तो अपने पुत्र जौना खां या जूना खां, जो कि आगे चलकर जो है अगर देखा जाए, आगे चलकर ये क्या जाना गया, किस नाम से जाना गया, मोहम्मद बिन तुगलक, मोहम्मद बिन तुगलक, यानी कि मोहम्मद बिन तुगलक के नाम से जाना गया। कौन, जौना खां, आगे चलकर। तो पूछा जाता है प्रश्न कि गयासुद्दीन तुगलक ने दक्षिण भारत के अभियान के लिए किसे चुना था, तो अपने पुत्र जौना खां को चुना था और उसी को दक्षिण अभियान के लिए भेजा था। और यही जूना खां जो था ये चूना लगा दिया किसको, दक्षिण भारत को, और चूना लगा के जो है देवगिरी पर अधिकार स्थापित कर लिया और दक्षिण भारत में एक अच्छा खासा पकड़ बनाया, वारंगल पर अच्छा खासा पकड़ बनाया। और इस तरह से जो है दक्षिण भारत में प्रत्यक्ष रूप से गयासुद्दीन तुगलक क्या हो पाया, नियंत्रण हो पाया। इसमें यानी कि बहुत बड़ा रोल किसका था, जौना खां का था। जौना खां का भी भयंकर लड़ाकू किस्म का व्यक्ति था, इसलिए जूना खां यानी कि मोहम्मद बिन तुगलक को रक्त पिपासु भी बोला जाता है। किसको बोला जाता है, जूना खां को या मोहम्मद बिन तुगलक को क्या बोला जाता है, रक्त पिपासु राजा, यानी कि रक्त पिपासु सुल्तान भी बोला जाता है। किसको, तो मोहम्मद बिन तुगलक को रक्त पिपासु, क्या पिपासु, देखिए इसीलिए रक्त पिपासु, किसको बोला गया था, तो मोहम्मद बिन तुगलक को बोला गया था। नेक्स्ट जो हम लोग का बात आता है कि गयासुद्दीन तुगलक को एक और उपाधि मिला हुआ था, माने विश्व का खान, विश्व का खान। किस अभिलेख में मिलता है ये लिखा हुआ, तो राजमुंदरी अभिलेख। कौन अभिलेख, राजमुंदरी अभिलेख, राजमुंदरी अभिलेख में पूछा जाएगा क्वेश्चन, यहां प्रश्न पूछेगा कि गयासुद्दीन तुगलक को किस अभिलेख में विश्व का खान की उपाधि प्रदान की गई है, तो उसका आंसर क्या हो जाएगा, राजमुंदरी अभिलेख। नाम से ही पता चल गया कि दक्षिण भारत में यह अभिलेख पाया गया है। तो इस तरह से अगर देखा जाए तो गयासुद्दीन तुगलक को एक और नाम से जाना गया, जैसे गाजी मलिक के नाम से जाना जाता था, साथ में विश्व का खान के नाम से भी जाना गया। किस अभिलेख के द्वारा, तो इसका आंसर होगा क्या चीज, तो राजमुंदरी अभिलेख के द्वारा उसको इस नाम से जाना गया। अब जो नेक्स्ट बात है, ये जो गाजी मलिक है ये थोड़ा सा माने अच्छा खासा व्यक्ति था। तो माने ये क्या करता है कि एक शहर का स्थापना करता है, उस शहर का नाम रहता है तुगलकाबाद, यानी कि तुगलक के नाम पर जो है एक शहर का स्थापना करता है, एक शहर बनता है इस नाम से। शहर का नाम क्या रहता है, तुगलकाबाद। क्या नाम रहता है, तुगलकाबाद। तो इस तरह से तुगलकाबाद शहर का स्थापना कौन करता है, तो गयासुद्दीन तुगलक, यानी कि तुगलक के नाम पर बना एक शहर का नाम, उसका नाम क्या पड़ा, तुगलकाबाद। उसका नींव किसने रखा था, गयासुद्दीन तुगलक। और इसी तुगलकाबाद में जो है गयासुद्दीन तुगलक का क्या है, मकबरा है, जो तुगलक की शैली से बनाया गया है। किस शैली से बनाया गया है, तुगलक की शैली से। अब नेक्स्ट जो बात आता है कि ये जो गयासुद्दीन तुगलक था, गयासुद्दीन तुगलक ये 1324 में, कब 1324, कब 1324 में कहां अटैक किया, तो हमारे बंगाल पर और बिहार पर, और उसको जीत भी लिया। बंगाल बिहार विजय, और जीत कर जो है विजय करके इसको सल्तनत का हिस्सा बना दिया। सल्तनत का हिस्सा, किसका हिस्सा बना दिया गया, सल्तनत का
हिस्सा बना दिया गया। किसको? तो बंगाल और बिहार को। और जब ये बंगाल बिहार को विजय करके, यानी गयासुद्दीन तुगलक जो है बंगाल बिहार को विजय प्राप्त करके जो है जब ये कहां आया, दिल्ली आ रहा था, उसी दौरान जो है ऐसा होता है कि रास्ते में दिल्ली आते समय जो है अफगानपुर बोल के एक जगह था। कौन सा बोल के जगह था? अफगानपुर। अफगानपुर मैंने अफगानपुर जो है बोल के एक जगह था, जहां पर जो है क्या हो जाता है, इसको दफना मैंने एक लकड़ी का भवन था जो गिर जाता है इसके माथे पर ही, और उसमें दब कर इसका क्या हो जाता है, मृत्यु हो जाता है 1325 में। यानी कि 1325 में जो है क्या हो जाता है, तो गयासुद्दीन तुगलक की मृत्यु हो जाती है लकड़ी के भवन के छत इसके ऊपर गिरने से। अब इस घर का निर्माण किसने कराया था? ये लकड़ी का छत वाला घर जो था, इसका निर्माण कौन कराया था? तो इसका पुत्र जूना खां, यानी कि मोहम्मद बिन तुगलक, क्योंकि उसको बहुत दिन से मन था कि मेरा बाबूजी जो है बूढ़े हो गए हैं, असल गदिया छोड़ ही नहीं रहे। अब गदिया छोड़ेंगे नहीं तो हम कैसे बनेंगे ठीक राजा, यानी सुल्तान कैसे बनेंगे? तो मोहम्मद बिन तुगलक जो है, ऐसा कहा जाता है कि षड्यंत्र रचा, और जैसे उसका बाप आया जीत कर खुद ये हम बंगाल जीत गए, हम बिहार जीत गए, तो उसको सरप्राइज देता है कौन? मोहम्मद बिन तुगलक। चाचा नहीं, पापा बाबूजी आइए, थोड़ा लेटिए, आपका लिए देखिए हम कितना बढ़िया लकड़ी का बनाया है, बिल्डिंग बनाया है, आइए सुतिए थोड़ा सा। और जैसे सुता एकदम प्लानिंग कर रहा था बेटा, जैसे सुतेगा बिल्डिंग को थोड़ा सा हिला देना एकदम। अब हिला, छत गिरा और जिंदगी से हिला कौन? तो गयासुद्दीन तुगलक। और इस तरह से जो है अफगानपुर, जो कि दिल्ली के पास का एक छोटा सा इलाका था, वहां पर ही लकड़ी के भवन में आराम करते हुए बहुत आराम से जो है गयासुद्दीन तुगलक जी जो है ऊपर के लिए पधार गए। और इस तरह से जो है गयासुद्दीन तुगलक जो है 1320 से लेकर 1325 तक क्या किए, 5 वर्षों तक क्या किए, शासन किए, जिसको हम लोगों ने अभी देखा। अब जो हमारा जो है गयासुद्दीन तुगलक के बाद जो दूसरा जो हम लोग टॉपिक आएगा वो है मोहम्मद बिन तुगलक। तो गयासुद्दीन तुगलक के बाद जो है किसको देखना था हम लोग को? मोहम्मद बिन तुगलक को देखना था। तो मोहम्मद बिन तुगलक जो है गद्दी पर बैठता है कब? तो गयासुद्दीन तुगलक के बाद। तो मोहम्मद बिन तुगलक 1325 से लेकर 1300 कितना तक, 51 तक, यानी कि इसका शासनकाल अच्छा खासा लंबा रहा, यानी कि 26 सालों का शासन था इसका। यानी कि कितना साल तक? 26 वर्षों तक शासन किया कौन? मोहम्मद बिन तुगलक। इसको हम लोग एक और नाम से जानते हैं, कौन बादशाह? पगला बादशाह। आगल पागल कौन पागल? मोहम्मद बिन तुगलक पागल, यानी कि पागल बादशाह। पूछेगा क्वेश्चन कि पागल बादशाह या पगला बादशाह किसको बोलते हैं? तो मोहम्मद बिन तुगलक, ये इसका उपनाम। उसके अलावा इसको रक्त पिपासु भी बोलते हैं। उसके अलावा इसको जूना खां, थोड़ा इसका उपनाम तो हम लोग समझ लेते हैं। उसके बाद इसको एक और नाम से जानते हैं हम लोग, जौना खां। एक ही है, जूना खां, जौना खां। उसके अलावा इसको और किस नाम से जानते हैं? पढ़ा लिखा मूर्ख, पढ़ा लिखा मूर्ख सुल्तान। उसके अलावा इसको उलुग खां के नाम से भी जानते हैं, उलुग खान। उसके अलावा भी इसको कुछ नाम से अगर जानते होंगे तो आप लोग याद रख लीजिएगा, लेकिन खैर ये जो है इनफ है। एग्जाम में अगर इससे ज़्यादा पूछ रहा है तो ऐसा हो नहीं सकता है, ठीक। तो मोहम्मद बिन तुगलक की ये सब क्या थे? उपनाम थे। तो मोहम्मद बिन तुगलक को पढ़ा लिखा पगला क्यों बोला गया? क्योंकि ये अपना समय से पहले का सोचा, यानी कि जब ये गद्दी पर बैठा 1325 में, तो उस दौरान जो है ये सोच रखा 1525 वाला, यानी कि बोलने का मतलब अपना समय से आगे का सोचा, इसलिए इसको पगला बादशाह बोला गया। क्योंकि उस समय का लोग के पास इतना बुद्धि नहीं था कि इसका आगे का दूरदर्शिता को समझ सके, ठीक। इसीलिए जो है ये वो काम तब किया जो काम इसको 200 साल बाद करना था, यानी कि 2 साल बाद का काम अभी ये कर लिया, 2 साल पहले कर लिया, यानी कि भविष्य का काम वर्तमान में करेगा तो क्या होगा? पगला तो कहलाएगा ही कहलाएगा ना।
लेकिन इसका मेन पगला कहलाने का कारण क्या था कि इसका जितना भी नीति था ये तो सोच के बढ़िया ही किया था कि हम तो बढ़िया ही कर रहे हैं, ठीक। लेकिन बेटा क्या निकल गया, पनौती निकला ही। क्या निकला, पनौती। मोहम्मद बिन तुगलक के नाम क्या लगा दो, पनौती मोहम्मद बिन तुगलक। क्यों? क्योंकि जितना भी अभियान चलाया सब का सब क्या रहा, असफल रहा। इसका जो सबसे मेन मूर्खता क्या था, राजधानी परिवर्तन। ये क्या किया, तो मंगोलों का और किसके, तो तुम्हारा जाके तैमूरों के आक्रमण से बचने के लिए क्या कर दिया, अपना राजधानी बदल दिया। बोला कि वो आएगा मंगोलिया लोग और तैमूरवा का वंशजवा लोग आएगा और लूट के लेके जाएगा, मारेगा चट चट पट पट, इसलिए पट से अपना राजधानी बदल दिया और दिल्ली से राजधानी का कर दिया दौलताबाद। और अपने तो गया, साथ में अपना मंत्रियों को लेकर गया और मंत्रियों से मन नहीं भरा, जितना भी आम पब्लिक था उस सब को पकड़ लिया, सब के लिए एक फरमान जारी किया कि बेटा तोर बाप, तोर दादा, तोर मैया, तोर खानदान सबके जाए पड़तो के, जैसे दिल्ली से चले पड़तो के जा दौलताबाद, यानी कि दौलताबाद से दिल्ली सबको लेकर गया। कौन, तो मोहम्मद बिन तुगलक। अब जो वहां पर गया वो एक बहुत बड़ा ब्लंडर था। क्यों? क्योंकि सब लोग दिल्ली में पहले से वेल सेटल्ड था। अब अचानक बोलेगा कि चलो बोरिया बिस्तरबान और यहां से निकलो और चलो एकदम दौलताबाद नया शहर में नया घर बसाना तुम लोग, तो का इसका बाप वहां पर का बड़ा बड़ा बिल्डिंग बना कर रखा था, बड़ा सा नौकरी तैयार कर रखा था, नहीं ना। तो इसलिए सब लोग उस समय का हो गया है, बहुत ज्यादा परेशान हुआ इस कारण से। और जब वहां दौलताबादी पहुंचता है तो वहां पर भी लोग अस्थायी रूप से बस नहीं पाता है और पुनः जो है घर वापसी, यानी कि एक कहावत सुन लेना, कल का भूला अगर शाम को घर आ जाए तो उसको भूला नहीं कहते। लेकिन ये चूतिया था, बहुत बड़ा वाला। कौन? मोहम्मद बिन तुगलक। ये लेकर गया कहाँ, दौलताबाद, और दौलताबाद से लाने में भी 7-8 साल लगा दिया। और जब दोबारा दिल्ली लेकर के आया तो लोग सेटल्ड नहीं हो पाया और एक तरह का ब्लंडर था, यानी कि इसका राजधानी परिवर्तन। सबसे बड़ा ब्लंडर क्या था, राजधानी परिवर्तन। कौन परिवर्तन, राजधानी परिवर्तन। क्या था, ब्लंडर था इसका लिए। क्यों ब्लंडर था? क्योंकि देखो पहले ही दिल्ली से राजधानी क्या किया, दिल्ली से दौलताबाद, और फिर दौलताबाद से क्या किया, अगेन रिपीट कर दिया इधर, यानी कि दौलताबाद से दिल्ली, यानी कि दौलताबाद से फिर दिल्ली कर दिया, यानी कि राजधानी परिवर्तन कर दिया। अगर इस तरीके से देखा जाए तो वो राजधानी डबल टाइम बदला, जो कि एक मूर्खता वाला काम था। उसके अलावा ये पहला ऐसा शासक बना या बादशाह बना जो भारत में क्या चलाया, सांकेतिक मुद्रा चलाया। सांकेतिक मुद्रा का मतलब क्या होता है कि जैसे मान लीजिए कि 100 रुपया का अगर कोई नोट है तो उसका वैल्यू 100 रुपया, भले उसमें कॉस्ट 100 रुपया आए चाहे नहीं आए, उसका मार्केट वैल्यू 100 रुपया हो चाहे नहीं हो, लेकिन उसमें टैग लगा हुआ 100 का, उसका वैल्यू कितना होगा, 100 रुपया ही होगा। लेकिन अगर मान लीजिए कि गोल्ड है, अगर मान लीजिए 10 ग्राम गोल्ड का कीमत आज कितना है, 80,000 लगभग है, ठीक। तो ये कीमत 10 साल बाद इसका कीमत और बढ़ सकता है, घट भी सकता है, ये कुछ भी हो सकता है ऐसा में। लेकिन बोलने का मतलब क्या जी कि वो मैंने इसका प्राइस क्या रहता है, अप एंड डाउन होते रहेगा सोना का चांदी का, ठीक। लेकिन 100 रुपया की कीमत 100 रुपया रहेगा, उससे कम हो जाएगा, उससे ज्यादा नहीं हो सकता है नॉर्मली, ठीक। क्योंकि वो सांकेतिक मुद्रा है, यानी कि सांकेतिक मुद्रा होने से वो क्या किया, सोना चांदी का सिक्का बंद करा दिया। कौन? मोहम्मद बिन तुगलक। सोना चांदी का सिक्का बंद करा के ये क्या कराया, तो तांबा का और कांसा का सिक्का चलवाया। लोग क्या किया, घरे में छापना शुरू कर दिया, ढालना शुरू कर दिया सिक्का, और बाजार में ओरिजिनल सिक्का से ज्यादा डुप्लीकेट सिक्का था। यानी कि बोलने का मतलब इसका मूर्खता ऐसा रहा कि सिक्का को ऐसा ही चेंज कराया कि बाजार में ओरिजिनल से ज्यादा डुप्लीकेट सिक्का आ गया। लास्ट में बेटा ये मूर्ख को समझ में आया कि बेटा ये तो हम बहुत बड़ा ब्लंडर कर दिए हैं, तो फिर बेटा ये अपना सारा सिक्का को अपना पास बुलाया। लेकिन तब तक बहुत देर हो गया था, लोग जो है बहुत पैसा कमा लिया था। अब अचानक सोना चांदी निकालना पड़ेगा, क्योंकि तो फटेहाल में था। क्यों फटेहाल में क्यों था? क्योंकि जहां जहां इसको लड़ने के बारे में सूझा वहां वहां इस सैनिक को कर दिया पहले एडवांस मनी। आजकल बाबू एडवांस मनी दे देंगे हम, साल भर का सैलरी किसी को, जैसे आजकल का सरकारी टीचर लोग का होता है, दे दिया जाता है बेटा सैलरी, ठीक। और स्कूलिया में क्या करता है लोग, फांकी मारता है लोग, जान भी करते हैं आप लोग, ठीक, कैसे करता है लोग सब, ठीक। बचवा लोग बताएगा आप लोगों को बढ़िया से। तो यहां पर जो बात है कि फांकी मारने वाला जो काम करता है लोग, तो यहां पर ही क्या किया मोहम्मद बिन तुगलक, अपना सेना को 1 साल का पैसा पहले ही एडवांस दे दिया। अब 1 साल का पैसा पहले ही अगर एडवांस दे देगा
तो सेना का तो मन बढ़िया नहीं जाएगा, बोले एक साल मिलेगा बाद में मिलेगा ना, तो रस जो बच भी तो मिलबो। ठीक, यानी कि और लड़बो नहीं किया, जिसे लड़ना का तय किया था मैटर बदल गया, मैटर सॉल्व हो गया, लड़ने भी नहीं गया वहां पर, तो एक साल का पैसा डूब गया। यानी कि लड़ा तो लड़बो नहीं किया, जो सोचा था जमीन में मिलेगा वो मिला ही नहीं, और प्लस बेटा सैलरी दे दिया वो पहले से, तो राजकोष भी खाली और जमीन भी नहीं आया। यानी कि ठन ठन गोपाल वाला हाल हो गया किसका, मोहम्मद बिन तुगलक का। तो इस तरीका से हम लोगों ने देखा कि मोहम्मद बिन तुगलक का ये सब उपनाम था। मोहम्मद बिन तुगलक पहला का काम किया तो ये राजधानी बदलने वाला जो काम किया ये बहुत बड़ा मूर्खता था। दूसरा मुद्रा मैंने इनकी सिक्का में मुद्रा वाला जो बताया हम, क्या चीज को बंद कराया, सोना चांदी को बंद करके, सोना चांदी चैम्प्रास नहीं, सोना चांदी बंद, सिक्का सिक्का पर क्या लगा दिया, सिक्का बंद कर दिया। और तांबा कांसा का सिक्का चलाया, का सिक्का चलाया। इसको क्या बोला गया, तो अगर देखा जाए तो बिल्लो टंका, क्या बोला गया इसी को, बिल्लो टंका बोला गया, क्या बोला गया इसको, बिल्लो टंका। यानी कि तांबा कांसा का जो सिक्का वो चलाया था, यानी कि तांबा का सिक्का क्या बोला गया, बिल्लो टंका कहा गया। ठीक, तो इस तरीके से हम लोगों ने देखा कि ये क्या चीज। अब मोहम्मद बिन तुगलक चूंकि बहुत ज्ञानी था, पढ़ा लिखा था, इसलिए इसको बहुत सारा भाषा का ज्ञान था। क्या ज्ञान था, भाषा ज्ञान। ये समुद्री भाषा, हर समुद्री भाषा लगभग जानता था, यानी कि भाषा ज्ञान था। ये मैंने बोला फारसी, हिंदवी, संस्कृत, अरबी, तुर्की यानी कि तुर्क, ये सब भाषा बोलने में क्या था, सक्षम था एकदम। ये सब भाषा बहुत आराम से वो बोल पाता था। और उसके अलावा अगर देखा जाए तो ये अपना जब युवा काल में था, यानी कि जब ये अपने बाप के अंडर में ही था, तो उस दौरान ही दक्षिण भारत में विजय अभियान भी चलाया था और उसको जीता भी था। जैसे कि दौलताबाद पर उस समय ये अधिकार जमाया था। उसके अलावा जो है ये 1321 से लेकर 1323 तक काकतीय वंश का भी अंत किया, और वहां प्रताप सिंह यानी कि रुद्र प्रताप सिंह से, यानी कि प्रताप रुद्र को हरा दिया। ये प्रताप रुद्र को क्या कर दिया, हरा दिया, और काकतीय वंश का अंत किया था। कहां पर, तो दक्षिण भारत में। किस वंश के अंत किया था, तो काकतीय वंश का अंत किया। कौन वंश का अंत किया, काकतीय वंश का अंत। अब पूर्ण से अंत कब हुआ, 1323 में। युद्ध कब से कब तक किया इससे, काकतीय से 1321 से 23 तक। और किसको हराया, प्रताप रुद्र। किसको हराया, प्रताप रुद्र सिंह। तो इस तरह से प्रताप रुद्र को हरा दिया और काकतीय वंश का अंत कर दिया। कौन, तो मोहम्मद बिन तुगलक। मोहम्मद बिन तुगलक जो है अगर बात किया जाए तो इसका कोई अपना पुत्र उत्र नहीं था, ये भी जानने वाला बात है। ठीक, अब हम लोग नेक्स्ट बात जो जानेंगे हम लोग कि ये एक चिकित्सा प्रेमी व्यक्ति था, यानी कि इसको चिकित्सा का क्षेत्र में बहुत रुचि था। किसमें रुचि था, चिकित्सा में रुचि था। किसमें रुचि था, चिकित्सा यानी कि मेडिकल लाइन में, चिकित्सा में रुचि। कहां रुचि, तो चिकित्सा में क्या था, रुचि था। किसको रुचि था चिकित्सा में, तो मोहम्मद बिन तुगलक को। अब इस तरह से हम लोगों ने देखा कि मोहम्मद बिन तुगलक को कहां पर रुचि था। नेक्स्ट जो आता है इसमें प्रश्न, थोड़ा सा इसको मिटा देते हैं हम लोग। आप लोग क्या कर लीजिएगा, इसका स्क्रीनशॉट थोड़ा सा ले लीजिएगा, ठीक, ताकि आप लोगों को समझने में आसानी होगा। नेक्स्ट जो हम लोग का बात आता है वो क्या आता है कि जो मोहम्मद बिन तुगलक था, इसके समय में एक बहुत प्रसिद्ध यात्री जो आया था मोरक्को का। मोरक्को एक देश है, कहां पर है, तो अफ्रीका में है मोरक्को। मोरक्को देश का एक क्या था, इतिहासकार बोल सकते हैं, उसका नाम क्या था, इब्न बतूता। मारेंगे जूता, इब्न बतूता खाएगा ई जूता। इसका बुक का नाम क्या था, रेहला। रेहान ने मेरे दोस्तों ने रेहला, ठीक। इसका बुक का नाम था रेहाला, रेहला या रेहाला। रेहला भी कहीं कहीं लिखा रहता है और रेहाला भी कहीं कहीं लिखा रहता है। अब दोनों में से जो भी आप लोग को अच्छा लगे वो आप लोग पसंदीदा से तरीका से लिख लीजिएगा। इसका बुक का नाम था, और इस बुक में जो है वो मोहम्मद बिन तुगलक के बारे में भर भर के लिखा है। कौन, इब्न बतूता, ठीक। और इस तरह से हम लोग जान गए कि इब्न बतूता जो है वो किसके शासनकाल में आया था, तो मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में आया था।
अब जो आखिरी बात हम लोग जो जानना है हम लोग को कि इसके शासनकाल में कुछ विद्रोह भी हुआ। जैसे कि अगर देखा जाए तो सबसे पहले तो 1327 में ही अगर देखा जाए तो गुरसप्पा का विद्रोह। किसका विद्रोह? गुरसप्पा। किसका विद्रोह? गुरसप्पा का विद्रोह। नेक्स्ट जो आता है बात, अगर देखा जाए 1334 के आसपास में अगर देखा जाए तो वो विद्रोह होता है किसका? तो वारंगल के आसपास के क्षेत्र में जो होता है दक्षिण भारत में, वो किसका रहता है? तो अहसान का। किसका? अहसान। और उसी दौरान 1340, 6 वर्ष बाद ही 1340 में विद्रोह मिलता है अवध में। अवध में विद्रोह होता है और इसके शासनकाल में बहुत ज्यादा विद्रोह हो रहा था, क्योंकि इसका जितना भी अभियान था मोहम्मद बिन तुगलक का, वो सारा का सारा क्या रहा था? असफल रहा था। और ये सब विद्रोह के कारण जो है इसका राज्य जो है बहुत सारा भागों में काटने लगा था, टूटना भी शुरू हो गया था। इसी के समय में इसका जो एक सेनापति था उसका नाम था हसन गंगू। क्या नाम था? हसन गंगू। क्या था इसका? सेनापति था। क्या था? सेनापति। जो जाके आगे चल के क्या करता है? विद्रोह करता है। क्या करता है? विद्रोह करता है। और विद्रोह कर के क्या करता है? एक नया साम्राज्य स्थापित करता है। 1347 में जो है क्या चीज का सामना करता है? बहामनी साम्राज्य का। बहामनी साम्राज्य का नींव रखता है। किसका नींव रखता है? बहामनी साम्राज्य का नींव रखता है। और इस 1336 में तो आप लोगों को मालूम है हरिहर बुक्का द्वारा, हरिहर एवं बुक्का दो भाई थे। बोक्का नहीं, हम लोग का भाषा में वो बोका बोलते, बोका नॉट बोका, हरिहर बुक्का। हरिहर बुक्का दो भाई था। इसके द्वारा विजयनगर साम्राज्य का स्थापना किया जाता है। किस नगर का? विजयनगर। कौन नगर? विजयनगर साम्राज्य का नींव रखा गया। ठीक, यानी कि इस समय बहुत सारा साम्राज्य का नींव रखा जा रहा था, बहुत सारा जगह में विद्रोह हो रहा था, क्योंकि एक योग्य शासक सिद्ध नहीं हो रहा था। भले इसका शासनकाल अच्छा खासा 26 साल तक यानी 1325 से लेकर 51 तक यानी कि 1351 तक शासन रहा, लेकिन इसका अंदर दूरदर्शिता का अभाव रहा। ये सोचा तो बहुत लंबा रेस का घोड़ा था, लेकिन लंबा रेस का घोड़ा नहीं निकल पाया, क्योंकि इसका जितना भी सोच था उस सोच पर क्या फिर गया? पानी फिर गया, क्योंकि उस समय इसका सोच काम नहीं आया। और ये जो चूंकि एक बात और कहा जा सकता है कि देखो ये जो शासक था यानी कि मोहम्मद बिन तुगलक जो था, ये कर में भी वृद्धि किया। क्या वृद्धि किया? कर में भी वृद्धि किया। में वृद्धि। अब कर में वृद्धि किया तो ये भी एक बहुत बड़ा पनौती का एग्जाम्पल है इसका, क्योंकि जिस साल ये कर में वृद्धि किया दोआब क्षेत्र में, ठीक, वहां पर क्या आ गया? अकाल पड़ गया। बताओ अब वो लोग कहां से देगा टैक्स? टैक्स नहीं दे पाया ज्यादा पैमाने में। क्यों नहीं दे पाया? उल्टा इसी को मदद करना पड़ा उन लोगों को। क्यों? क्योंकि उन लोगों का फसल ही नहीं होगा। तो ये जो सोच कर किया था कि ज्यादा से ज्यादा टैक्स लगा के वहां से वसूल लेंगे और जो मेरा राजकोष खाली पड़ा उसको भर देंगे, तो वो भी सफल नहीं हो पाया। और इस तरह से अगर देखा जाए तो मोहम्मद बिन तुगलक जो है अपना पूर्ण शासन काल में जो है बहुत ज्यादा कुछ कर नहीं पाया और 1351 में चलते बना। और जो है अगर देखा जाए तो ये निकल लिया। कौन? तो मोहम्मद बिन तुगलक 1351 में कहा गया मर गया। तो हम लोग देखेंगे फिरोज शाह तुगलक को। किसको देखेंगे? फिरोज शाह तुगलक। इसको फिरोज शाह तुगलक को। तो फिरोज शाह तुगलक जो है कब गद्दी पर बैठता है? 1351 में। यानी कि 1351 में जो है गद्दी पर कौन बैठा? ये 1351 में गद्दी पर बैठता है और 1388 तक गद्दी पर रहता है। कौन? फिरोज शाह तुगलक। ये भी मैंने बोलेगा मतलब जो है एक अच्छा खासा शासक सिद्ध हुआ। इसके समय में अगर देखा जाए तो जियाउद्दीन बर्नी इतिहासकार रहा। ठीक, यानी कि इसी समय का इतिहासकार कौन था? तो जियाउद्दीन बर्नी। उद्दीन बर्नी क्या रहा? इतिहासकार। क्या था ये? इतिहासकार। यानी कि पूछा जाएगा कि जियाउद्दीन बर्नी किसे काल का इतिहासकार था? तो फिरोज शाह तुगलक। ऐसे तो जियाउद्दीन बर्नी जो है ये 3 काल को देखने वाला शासक था, क्योंकि देखो ये पैदा कौन वंश में? गुलाम वंश में हुआ, खिलजी वंश में बड़ा हुआ और इतिहासकार बना किसका? फिरोज शाह तुगलक यानी तुगलक वंश में। यानी कि 3 काल को देखने वाला इतिहासकार कौन कहलाया? जियाउद्दीन बर्नी। इसका बुक का नाम क्या था?
तारिख ए फिरोज शाही। इसके पुस्तक का नाम क्या था? तारिख ए फिरोज शाही। एक और बुक था फातवा ए जहांदारी। फातवा ए जहांदारी। पूछेगा, क्वेश्चन पूछता है कि तारीख ए फिरोज शाही या फातवा ए जहांदारी पुस्तक किसने लिखा है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? जियाउद्दीन बर्नी। ठीक, तो इस तरह से हम लोग जियाउद्दीन बर्नी को भी देख लिए, जो किसके काल का इतिहासकार था? तो फिरोज शाह तुगलक के काल का एक क्या था? इतिहासकार था, काफी प्रसिद्ध इतिहासकार था। ठीक, अब जो नेक्स्ट आता है, ये फिरोज शाह तुगलक आखिर था कौन? तो मोहम्मद बिन तुगलक का चचेरा भाई, मोहम्मद बिन तुगलक का चचेरा भाई था। और मोहम्मद बिन तुगलक इसको अपना बहुत सगा भाई से भी ज्यादा क्या करता था? मानता था, यानी कि ये अपने भाई का, यानी कि मोहम्मद बिन तुगलक का काफी करीबी माना गया। कौन? फिरोज शाह तुगलक। और फिरोज शाह तुगलक अपना भाई से ठीक ठाक संबंध रखता था, इसीलिए अपने भाई के याद में, यानी कि जब मोहम्मद बिन तुगलक यानी कि जूना खान का हो गया, मृत्यु हो गया, तो उसके याद में जो है एक जौनपुर माने जौनपुर शहर का क्या रखा? नींव रखा। शहर की नींव किसने रखी? फिरोज शाह तुगलक ने रखी। किसके याद में? भाई। भाई कौन भाई? पगला बादशाह, यानी कि मोहम्मद बिन तुगलक मोहम्मद बिन तुगलक के याद में। किसके याद में? मोहम्मद बिन तुगलक के याद में जो है ये फिरोज शाह तुगलक जो था, अपने भाई मोहम्मद बिन तुगलक के याद में जो है जौनपुर शहर का क्या करता है? स्थापना करता है, जो कि उत्तर प्रदेश में स्थित है। उसके बाद अगर देखा जाए तो फिरोज शाह तुगलक जो था एक और शहर का स्थापना करता है, फिरोजाबाद। कौन बाद? फिरोजाबाद। कौन बात? फिरोजाबाद। और एक मस्जिद का निर्माण कराता है दिल्ली में, उसका नाम रहता है फिरोज शाह कोटला। फिरोज शाह कोटला। ये पहले क्या था? एक मस्जिद था। क्या था? मस्जिद। क्या था? मस्जिद था। किंतु वर्तमान समय में ये क्या बन गया है? वर्तमान में जो है, वर्तमान में क्या है ये एक स्टेडियम है। क्या है? स्टेडियम। अब स्टेडियम का नाम अभी वर्तमान में क्या है? फिरोज शाह कोटला नहीं है, अरुण जेटली स्टेडियम। कौन जेटली स्टेडियम? अरुण जेटली स्टेडियम, यानी कि ग्राउंड। ये हमारे पूर्व विदेश मंत्री और वित्त मंत्री के नाम पर इसका नाम पड़ा है। अरुण जेटली क्या थे? वित्त मंत्री थे, एक समय हम लोग का बीजेपी का नेता थे। ठीक, उन्हीं के नाम पर जो अभी इस स्टेडियम का नाम कर दिया गया है फिरोज शाह कोटला का। ठीक, दिल्ली में से। कहाँ से थे? दिल्ली में, यानी कि कहाँ पर ही? दिल्ली में। तो इस तरह से हम लोगों ने देखा कि फिरोज शाह तुगलक जो है जौनपुर शहर का निर्माण करवाया अपने मोहम्मद बिन तुगलक भाई की याद में, और फिरोजाबाद चूंकि अपने नाम पर स्थापित करवाया, और उसके अलावा एक मस्जिद का भी निर्माण करवाया। उस मस्जिद का नाम क्या था? फिरोज शाह कोटला, जो कि अभी क्रिकेट ग्राउंड है। किसी जगह ग्राउंड है? क्रिकेट ग्राउंड है। उसके अलावा अगर देखा जाए फिरोज शाह तुगलक के दौरान, शासनकाल के ही दौरान जो है किसका मरम्मत कराया गया? तो कुतुब मीनार का मरम्मत। किसका मरम्मत? कुतुब मीनार का क्या करवाया? मरम्मत। पूछता है क्वेश्चन कि कुतुब मीनार का निर्माण किसने शुरू करवाया? तो कुतुबुद्दीन ऐबक। किसके याद में? बख्तियार काकी के याद में। फिर कुतुब मीनार का निर्माण कार्य पूरा किसने करवाया? तो इल्तुतमिश ने। और उसके बाद एक और क्वेश्चन बनता है कि किसके शासनकाल में जो है फिर मैंने कुतुब मीनार का क्या कराया गया? मरम्मत कराया गया। तो उसका आंसर होगा फिरोज शाह तुगलक। क्यों कराया मरम्मत करने? क्यों आवश्यकता पड़ा? क्योंकि उस पर जो है बरसात के दिन में जो है बिजली गिर जाने से उसकी ऊपरी कुछ मंजिलों की इमारत क्या हो गई थी? मैंने क्षतिग्रस्त हो गई थी, और उसी का मरम्मत का कार्य किसने कराया था? फिरोज शाह तुगलक के द्वारा कराया गया। तो इस तरह से हम लोगों ने देखा कि इसने किस किस चीज का कराया? निर्माण कराया। इसके अलावा हम लोग इसके अन्य कार्यों को भी अब देखेंगे। तो नेक्स्ट जो हम लोग का फिरोज शाह तुगलक के द्वारा जो काम कराया गया अगर देखा जाए तो वो था कृषि विभाग के लिए विकास। कृषि विभाग का विभाग माने कृषि का विकास, माने और कृषि के विकास के लिए वो क्या किया? तो नहर प्रणाली का विकास। क्या का विकास? नहर प्रणाली लेकर आया। क्या लेकर आया? नहर प्रणाली। यानी कि नहर प्रणाली। और कितने नहर का स्थापना किया? 11 नहर। और किस क्षेत्र में किया? गंगा यमुना दोआब क्षेत्र में। दोआब
क्षेत्र में। यानी कि पूछेगा कि मैंने फिरोज शाह तुगलक ने कहां पर जो है 11 नहर, कितना नहर, 11 नहर की स्थापना की, 11 नहरों की स्थापना की, यानी कि कहां पर किया भाई? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? गंगा यमुना दोआब क्षेत्र में। किस क्षेत्र में? गंगा यमुना दोआब क्षेत्र। यानी कि दोआब किसको बोलते हैं? दो नदियों के बीच के भूभाग को क्या बोलते हैं? दोआब बोलते हैं। तो उसी दोआब क्षेत्र में जो है किसका स्थापना किया? नहरों का जाल बिछाया और सिंचाई व्यवस्था को मजबूत किया। किया? कृषि विभाग को मजबूत करने के लिए सिंचाई का, यानी कि सिंचाई व्यवस्था के लिए। किस चीज के लिए? सिंचाई के लिए। सिंचाई के लिए क्या लगाया? नहर प्रणाली। ठीक, तो इस तरह से अगर हम लोग देखा जाए तो ये भी काम कौन किया? तो मोहम्मद बिन तुगलक। और मोहम्मद बिन तुगलक ऐसा पहला शासक था जिसने अशोक स्तंभ को कहां को? अशोक स्तंभ को मेरठ, कहां से? मेरठ से एवं अगर देखा है टोपरा, एक जगह का नाम क्या था? टोपरा से कहां लेकर आया? दिल्ली लाया। यानी कि अशोक स्तंभ, 2 अशोक स्तंभ, कितने स्तंभ? 2 अशोक स्तंभ को मेरठ से, कहां से? मेरठ से और टोपरा से कहां लेकर के आया? दिल्ली। ठीक, तो ये भी हम लोग जान लिए। उसके अलावा अगर देखा जाए तो इसने जो है 24 प्रकार के करों का अंत किया। कितने प्रकार के करों का अंत किया? 24 प्रकार के करों का अंत भी कर दिया। किसने अंत किया? तो देखा जाए तो किसने अंत किया 24 प्रकार के करों का? तो फिरोज शाह तुगलक के द्वारा इसका अंत किया गया। और अब हम लोग जो है इसके बारे में देखेंगे कि इसने और क्या क्या काम किया। तो कुछ इसने संस्थाओं का भी स्थापना किया, यानी कुछ विभाग का भी स्थापना किया, जिन विभागों को हम लोग देखते हैं। तो फिरोज शाह तुगलक के द्वारा जो है पहला जो संस्था अगर हम लोग देखा जाए तो बहुत ही अच्छा काम के, नेक काम के लिए किया गया था, दारुल सफा का। अब दारुल सफा क्या था? राजकीय अस्पताल। क्या चीज था? राजकीय अस्पताल, यानी कि राजकीय अस्पताल का स्थापना किया। अब दारुल सफा का अर्थ क्या था? राजकीय अस्पताल। इसमें कोई भी व्यक्ति जो गरीब था वो अपना इलाज आके मुफ्त में करा सकता था, इसलिए यानी कि व्यक्ति के, नागरिकों के सेवा के लिए जो है दारुल सफा का स्थापना किया था। उसके अलावा दूसरा जो ये सभा का स्थापना किया उसका नाम था दीवान ए खैरात। क्या नाम था? दीवान ए खैरात। अब खैरात में पैसा बांटने, इससे समझ में आएगी क्या होगा? इसे खैरात में बांट रहे, खैरात में आएगा, मैंने बोला था, समझ रहे? तो दीवान ए खैरात का मतलब होता है कि पैसा बांटना, दान विभाग। कौन विभाग? दान विभाग। इसको क्या बोल सकते हैं? दान विभाग, यानी कि दान देने वाला विभाग का नाम था दीवान ए खैरात। पैसा खैरात में आता है क्या? खैरात में बट दारुल सफा, अब सफा रहेगा तब बीमारी नहीं होगा अस्पताल। ठीक, क्या रखना है? यानी कि जितना अस्पताल सफा रहेगा बीमारी नहीं होगा, तो दारुल सफा। ठीक, अब जो है दीवाने खैरात किसा लिया था? जो गरीबों को पैसा दिया जाता, जो मजबूर था, बूढ़ी थी, विधवा थी, उन लोगों को पैसा दिया जाता ताकि वो लोग अपना रोजी रोटी ठीक से चला सके, उन लोगों का समस्या का समाधान किया जा सके, इसलिए वो दीवाने खैरात का विभाग, यानी दान विभाग का स्थापना किया। उसके अलावा दफ्तर ए रोजगार, यानी कि बेरोजगारों को रोजगार देने के लिए, किसको देने के लिए? बेरोजगारों को रोजगार देने के, बेरोजगारों को रोजगार देने के लिए एक सभा, एक मैंने विभाग का स्थापना किया, दफ्तर ए रोजगार, यानी कि इसका नाम है था दफ्तर ए रोजगार। यहाँ आओ रोजगार पाओ, यहाँ आओ रोजगार पाओ। ठीक, और इस तरह से जो है 3 मुख्य संस्था का किया वो स्थापना करता है। अब देखिए इसके काल में 24 प्रकार का कर का तो अंत कर दिया गया, लेकिन इसी काल में 4 अन्य कर थे, 4 कर थे जो मुख्य कर थे, जो कि बहुत ही प्रसिद्धि प्राप्त किए कर। तो उस 4 करों को हम लोग देख लेते हैं थोड़ा सा। पहला जो है अगर देखा जाए तो जजिया। अब जजिया कर क्या होता है? जजिया कर क्या होता है? गैर मुस्लिम कर। कौन कर? गैर मुसलमान कर, यानी कि मुस्लिम कर, यानी कि ऐसे लोग जो मुस्लिम नहीं है, जैसे कि हिंदू, सिख,
ईसाई, ये लोग जो मुस्लिम नहीं है, यानी गैर मुस्लिम, जो मुस्लिम धर्म से बिलोंग नहीं करता, इस्लाम धर्म से बिलोंग नहीं करता, उन लोगों को उनके क्षेत्र में क्या चीज के लिए, प्रोटेक्शन के लिए, यानी कि अपने सुरक्षा, उन लोगों को सुरक्षा के लिए जो है जो टैक्स लिया जाता था उसको क्या बोला गया, जजिया कर। यानी कि गैर मुसलमान लोग अपने सुरक्षा के लिए सुल्तान को क्या देते थे, टैक्स देते थे, कर देते थे। उस कर को क्या बोला गया, जजिया कर। कौन कर, जजिया कर, यानी गैर मुसलमानी कर, मुसलमानी कर। ठीक, तो वो लोग अपना सुरक्षा के लिए। दूसरा जो आता है खुमस या खमस, खुमस या खमस। अब खुमस या खमस क्या होता है, तो खुमस या खमस का मतलब होता है युद्ध में लूटा गया धन पर जो राजा टैक्स लेता है उसको खुमस बोलते हैं। तो फिरोज शाह तुगलक जो है युद्ध में लूटा हुआ धन को जो है मैंने उसका टैक्स लेने से क्या कर दिया, मना कर दिया, यानी कि हिस्सा लेने से मना कर दिया। यानी कि युद्ध में लूटा गया धन व वस्तु पर कर। लेकिन जो फिरोज शाह तुगलक था नहीं लिया, ये नहीं लिया खुद उसमें हिस्सा। सैनिकों में बोल दिया बांट लो तुम लोग, सैनिकों को क्या बोल दिया, तुम लोग अपने में बांट लो, सैनिकों को दे दिया, सैनिकों को दे दिया, यानी कि सैनिकों में बांट दिया। युद्ध में जो भी लूटता था सैनिक तुम लोग रख लो भाई, तुम लोग रख लो, तुम लोग खा लो, तुम खुश तो हम खुश, ऐसे किया। ठीक, यानी खुमस या खमस जो था युद्ध में लूटा गया धन व वस्तुओं पर जो कर था उसको बोला गया खुमस कर। और तीसरा जो कर था वो था खराज। अब खराज जो था ये एक बहुत ही प्रसिद्ध कर है। ये खराज कब दिया जाता है व्यक्तियों को, तो पता होना चाहिए कि जब एक मुसलमान जो है रमजान रखता है तो उस दौरान जो टैक्स देता है, मतलब टैक्स नहीं देता है एक्चुअली, गरीबों को दान करने के लिए जो भरा जाता है, यानी कि रमजान में जो टैक्स दिया जाता है उन लोग खराज बोलते हैं। यानी कि अपने इच्छा अनुसार दान, अपने इच्छा अनुसार रमजान में दान, रमजान में दान। ठीक, यानी कि इच्छा अनुसार जितना भी जो जिसका जो हैसियत है उस हैसियत से क्या करता है, रमजान के महीने में या रोजे के दिन में क्या करता है, जाकर मज़ारों में या मस्जिदों के पास बैठे हुए गरीब लोगों को क्या करता है, दान देने का जो काम करता है उसको खराज बोला गया। नेक्स्ट आता है जकात। क्या आता है, जकात। अब जकात जो है अगर देखा जाए तो मुख्य रूप से अनाज पर, खाद्यान्न पर, सोना चांदी पर, मुख्य रूप से 5 प्रकार की वस्तुओं पर, गाय भैंस बकरी पर जो टैक्स लगाया गया उसको जकात बोला गया। क्या बोला गया, जकात। यानी कि खाद्यान्न पर, यानी कि खाने पीने के वस्तुओं पर, सोना चांदी पर, खाने पीने के वस्तुओं पर, सोना चांदी पर, खाने पीने के वस्तुओं पर, सोना चांदी पर जो टैक्स लगाया गया, गाय भैंस बकरी पर जो टैक्स लगाया गया, अन्य वस्तुओं पर जो टैक्स लगाया गया उसको जकात कहा गया। और इस प्रकार मैंने फिरोज शाह तुगलक के शासनकाल में मुख्य 4 प्रकार के क्या थे, कर व्यवस्था थे। ठीक, और इस प्रकार जो हम लोग देखें कि अपना कार्य में बहुत सारा अच्छा भी काम किया, कुछ बुरा भी काम किया। देखिए हर राजा कुछ ना कुछ उसमें अच्छाई होगा, कुछ ना बुराई होगा, लेकिन फिरोज शाह तुगलक फिर भी अपने समय में ठीक ठाक काम करने का काम किया। और 1388 में जो है ये चल बसे। और इस प्रकार से अगर देखा जाए तो फिरोज शाह तुगलक के मरने के बाद जो है ये वंश जो है कहा गया पूर्ण रूप से कमजोर हो गया। और अंततः जो है 1414 में इस वंश का क्या हो गया, अंत हो गया। फिरोज शाह तुगलक के बाद अगर देखा जाए तो मैंने तुगलक वंश था वो बहुत सारे छोटे छोटे राज्यों में कहा हो गया, विभक्त हो गया। और 1394 में जो है जौनपुर में, कौनपुर में, जौनपुर में जो है सरकी राज्य, यानी कि सरकी राज्य का स्थापना हो। कहाँ पर, जौनपुर में। कौनपुर में, जौनपुर में जो है सरकी राज्य का हुआ, स्थापना हुआ। और 1394 में ही जो है नासरुद्दीन महमूद जो है गद्दी पर बैठता है, जो कि अंतिम शासक के रूप में जाना जाता है। किसका, तो तुगलक वंश का। अब बात करते हैं कि नासरुद्दीन महमूद के शासनकाल में ही तैमूर लंग, कौन लंग, तैमूर लंग, लंग बोला गया, लंगटा नहीं बोला गया, याद रखिएगा, लंग, तैमूर लंग का हुआ, लंगटे था सारा, साफ सुथरा बात यही है। 1398 में क्या किया, भारत पर यह आक्रमण किया। ऐसे तो 1369 में समरकंद पर भी विजय प्राप्त कर चुका था ये, समरकंद पर। अब 1398 में जो है ये भारत पर आक्रमण करता है, दिल्ली पर, और दिल्ली को खूब लूटता है, दिल्ली को लूटता है, इसको लूटता है, दिल्ली को लूटता है 1398 में। और 15 दिन तक रहता है, कहाँ, दिल्ली में, 15 दिन तक
रहता भी है, लूटता भी है, रहता भी है, ठीक। और 1399 में वापस चला जाता है, वापस चला जाता है। आते हैं मुसाफिर, जाते हैं मुसाफिर। इस तरह से जो है तैमूर लंग जो है 1398 में दिल्ली को लूटा और नासिरुद्दीन महमूद के समय में ही आक्रमण हुआ था, इसीलिए हम बताएं ये चीज, ठीक। तो यहाँ पर जो हम लोग देखें कि नासिरुद्दीन महमूद का जब अंत हुआ, यानी कि उसका मृत्यु हुआ, तो उसके बाद तुगलक वंश का क्या हो जाता है, अंत हो जाता है। और इस तरह से तुगलक वंश का क्या हो गया, खात्मा हो गया। और इसके बाद जो है एक नया वंश, यानी कि कौन वंश, सैयद वंश का क्या होता है, स्थापना होता है। और सैयद वंश जो है 1414 से लेकर 1451 तक चलता है, जो कि हम लोग अपने अगले पार्ट में देखेंगे। ये है हमारा वीडियो का तीसरा पार्ट, जो कि एक अहम कड़ी है सल्तनत काल का। तो हम लोगों ने अभी तक जो भी देखा वो सब आप लोग मेरे प्रीवियस वीडियो में देख सकते हैं। आप लोग सभी वीडियो को देखते हुए आएंगे, ताकि आप लोग को जो है और अच्छा से समझ में आएगा। और आप लोग हमारा इसी प्रकार क्या करते रहें, समर्थन करते रहें, मनोबल बढ़ाते रहें, ताकि हम और भी अच्छा अच्छा वीडियो और भी जोश के साथ क्या कर सके, बढ़ा सके। आप लोगों से बस इतना ही आशा करते हैं कि आप लोग हमारे वीडियो को क्या करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर करें, ताकि मेरे वीडियो का क्या हो सके, थोड़ा सा व्यूज बढ़ सके और लोग तक पहुंच सके, ताकि जाने की कोई और भी है जो इस इतिहास को पढ़ा रहा है। ठीक ठाक खट कर आप लोगों के लिए खट रहे हैं हम इतने रात रात तक। तो इसीलिए जो है आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करें और शेयर भी करें। जय हिंद, जय भारत।